मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नपत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र संघ के कार्य की चर्चा हो रही है। राष्ट्र संघ के कार्य के अंतिम कार्य की चर्चा करते हुए हम अब इसके बाद कार्य की समाप्ति होगी। तो अंतिम कार्य इसका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति और सामूहिक सुरक्षा संबंधी कार्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण उपायों से समाधान करना था। वास्तव में इसी कार्य के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई थी तथा प्रधानतः इसी कार्य को में प्राप्त सफलता और असफलता के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रसंघ संविदा में 6 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहला है निशस्त्रीकरण। राष्ट्रसंघ संविदा के 8वें अनुच्छेद में इस बात की घोषणा की गई थी कि संघ के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि संघ की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय शास्त्रों को उस कम से कम कोड तक घटाना आवश्यक है जो राष्ट्रीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के सामान्य कार्यवाही के लिए प्रवर्तन के अनुकूल हो। नंबर 2 था युद्ध निवारण। राष्ट्रसंघ संविदा के 11वें अनुच्छेद में का उद्देश्य शांति को स्थिर रखना तथा युद्धों का निवारण करना था। उसके द्वारा किसी भी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी को समस्त राष्ट्रसंघ की चिंता का विषय घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ को शांति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी विवेकपूर्ण तथा प्रभावशाली कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। महासचिव को ऐसी स्थिति में किसी भी सदस्य से के प्रार्थना करने पर परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक सदस्य का यह मित्रतापूर्ण अधिकार घोषित किया गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भय उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की ओर साधारण सभा तथा परिषद का ध्यान आकर्षित करे। तीसरा कार्य था पंच निर्णय तथा न्यायिक समझौता। राष्ट्रसंघ संविदा के 12वें तथा 17वें अनुच्छेद तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित उपलब्ध थे। अनुच्छेद 12 में सदस्यों को यह निर्देशित किया गया था कि वे किसी झगड़े को तय करने के लिए बल प्रयोग का आश्रय न लें, वरन उसे पंच फैसले या अंतर्राष्ट्रीय न्याय या अस्थायी न्यायालय के निर्णय या परिषद के विचारार्थ प्रेषित करें। दूसरे 12वें अनुच्छेद द्वारा सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे पंचायती निर्णय, न्यायिक समझौते अथवा परिषद द्वारा रिपोर्ट देने के कम से कम 3 महीने बाद यह युद्ध का आश्रय न लें। तीसरा, इस अनुच्छेद द्वारा परिषद से अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर दे देने तथा पंचायत और न्यायालय को अपना निर्णय उचित समय के अंदर दे देने के लिए कहा गया। 13वें अनुच्छेद द्वारा कुछ विवादों को पंचायती निर्णय अथवा न्यायिक निर्णय के लिए भेजना आवश्यक बना दिया गया। इस कोटि में वे विवाद रखे गए जिसका संबंध किसी संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या, किसी अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के उल्लंघन से संबंधित तथ्यों की स्थिति आदि से था। इसी अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रसंघ के सदस्यों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे इन फैसलों को पूर्ण सद्भावना से पूरा करने की चेष्टा करें तथा संघ के किसी भी ऐसे सदस्य के विरुद्ध युद्ध न करें जो उन फैसलों के अनुसार कार्य कर रहा हो। अनुच्छेद 11 के द्वारा साधारण सभा तथा परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी विवाद अथवा प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय की सम्मति से मांग कर सकें। चौथा, साधारण सभा अथवा परिषद द्वारा विवादों का समाधान। अनुच्छेद 15 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को पंचायत निर्णय तथा न्यायिक फैसले के लिए प्रेषित नहीं किया जाता था, तब यह विवाद परिषद के समक्ष सामने प्रस्तुत किया जा सकता था, परंतु परिषद ऐसा किसी विषय पर कोई सिफारिश नहीं कर सकती थी जो किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में आता हो। परिषद विवाद से संबंधित किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर उस विवाद को साधारण सभा के पास भेज सकती थी। 15वें अनुच्छेद के अनुसार स्थापित किया गया कि 2 स्थितियां थी, समझौता स्थिति, दूसरा निर्णय स्थिति। प्रथम स्थिति में परिषद दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करती थी। यह समझौता हो जाता था तो विवाद समाप्त हो जाता था, परंतु यह समझौता नहीं हो पाता था तब परिषद एक मत अथवा बहुमत से उस विवाद पर अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट
प्रकाशित करती थी। यदि परिषद से संबंधित राज्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से कोई सिफारिश करती थी, तब सदस्यों का कर्तव्य हो जाता था कि वे विवाद से संबंधित उस पक्ष के विरुद्ध युद्ध नहीं करें जो परिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य कर रहा हो। परंतु यदि परिषद सर्वसम्मति से कोई सिफारिश करने में असमर्थ रहती थी, तब संघ के सदस्य अधिकार एवं न्याय की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार रखते थे। अनुच्छेद 16वें में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि राष्ट्र संघ का कोई सदस्य पंचायती निर्णय, न्यायिक फैसले अथवा परिषद द्वारा जांच संबंधी उपबंधों का उल्लंघन कर युद्ध का आश्रय लेता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने स्वतः राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध का कार्य किया है। तदुपरांत राष्ट्र संघ के सभी सदस्य तत्काल ही उसके समस्त व्यवहारिक और आर्थिक संबंध भंग कर देंगे तथा अपने और अपने प्रजाजनों के मध्य उसी प्रकार के आदान प्रदान को निषिद्ध कर देंगे। 17वें अनुच्छेद में राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा गैर सदस्य राज्यों के विवादों अथवा गैर सदस्य राज्यों के पारस्परिक विवादों के समाधान की व्यवस्था की गई थी। ऐसी अवस्था में गैर सदस्य राज्य को यह निमंत्रण दिया जाता था कि वह विवाद के प्रयोजन के लिए राष्ट्र संघ की सदस्यता के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर ले। आमंत्रित राज्य द्वारा यह नियंत्रण को अस्वीकार कर देने तथा संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की अवस्था में उसके विरुद्ध अनुच्छेद 16वें के अनुच्छेद के उपबंधों को लागू कर देने की व्यवस्था थी। विवाद से संबंधित दोनों दलों को गैर सदस्य होने और दलों के उपयुक्त नियंत्रण को अस्वीकार कर देने पर परिषद ऐसे उपाय काम में ला सकती थी जो युद्ध होने से रोक दे तथा विवाद को तय कर दे। 5वां था संधियों का पुनरीक्षण। साधारण सभा समय समय पर संघ के सदस्यों से उन संधियों का पुनर्विचार के लिए कह सकती थी जो समयांतर के कारण अनुपयुक्त हो गई हो। 6वां था सामूहिक सुरक्षा। राष्ट्र संघ संविधा में कहा गया था कि संघ के सदस्य उसके सभी सदस्यों के प्रादेशिक एकता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा उसे बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित रखने का वचन देंगे। इस प्रकार किसी भी आक्रमण के होने अथवा इस प्रकार के आक्रमण की धमकी अथवा भय उत्पन्न होने की अवस्था में परिषद उन साधनों के विषय में परामर्श देगी जिससे उस उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। इस तरीके से राष्ट्र संघ पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के समाधान और सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।